दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास है करंट बैंक अकाउंट तो वो उसे बचा भी सकता है और वो उसे मुसीबत में डाल भी सकता है। क्या आपको पता है कि आप कितना कैश करंट अकाउंट में जमा कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि आप कितना कैश निकाल सकते हैं करंट अकाउंट से? क्या आपको पता है कि यदि आप लिमिट एक्सीड कर जाते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कब नोटिस आता है? क्या आपको पता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट कब आपको नोटिस भेजता है यदि आपकी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में एक्सीड हो जाती हैं? क्या आपको पता है कि यदि आप ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने करंट अकाउंट की तो उस केस में क्या होगा? ऐसे बहुत से क्वेश्चन का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में ना आए और अपने करंट अकाउंट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना कैश निकाल सकते हैं, आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। इस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप अपने राइट हैंड साइड कार्ड में भी देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि जिन व्यक्तियों का करंट अकाउंट होता है उनका सेविंग अकाउंट भी होता है तो एक दूसरे से लिंक है। तो जो रूल सेविंग अकाउंट के लिए हैं वो तो अप्लाई होते ही हैं करंट अकाउंट पे, उसके अलावा एडिशनल रूल आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में ना पड़ें, जिसे कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट बैंक अकाउंट खोला जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोफेशनल के द्वारा। सेविंग बैंक अकाउंट में तो आप कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही करते हैं साल में या फिर महीने में, लेकिन करंट बैंक अकाउंट में डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसके लिए रूल बहुत ज़्यादा सख्त बनाए गए हैं। जैसे ही आप अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पैनी नज़र रख सके। बैंक आपके करंट अकाउंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके लिए क्या रूल दिए गए हैं इनकम टैक्स में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप करंट बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा कर सकते हैं और कैसे जमा कर सकते हैं। आप RTGS, NEFT, IMPS, अकाउंट पे चेक या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा कितना भी अमाउंट जो है जमा कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने करंट अकाउंट में। इसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, ना ही इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन दोस्तों, यदि आप करेंगे कैश डिपॉजिट तो उस केस में आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है यदि आपने जो कैश डिपॉजिट किया है वो 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये लिमिट जो है 50 लाख की कैसे देखी जाएगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर का सिर्फ एक ही करंट अकाउंट है बैंक में। तो यहाँ पे वो पूरे साल में 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा यदि जमा करेगा तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाएगी। यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो देखा जाता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आप जो पैसा जमा करेंगे उसको एग्रीगेट किया जाएगा। भले ही आप ये एक टाइम में जमा कर दें या फिर 5-5 हज़ार रुपया करके जमा कर दें या फिर 10-10 हज़ार रुपया करके जमा कर दें, तो यदि अमाउंट 50 लाख है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए टैक्स पेयर 1 अप्रैल को 15 लाख रुपया जमा करता है, फिर 1 मई को 18,50,000 जमा करता है, फिर 1 जून को 18 लाख रुपया जमा करता है। तो अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गया है, तो अब इसकी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाएगी। क्या इनकम टैक्स विभाग अब इस जानकारी के मिलने के बाद आपको नोटिस जारी कर देगा? जी नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में ही आगे चल के डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब आएगा और कैसे आएगा। तो अब ये समझिए कि ये जानकारी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी बैंक के द्वारा। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जानकारी भेजी जाती है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि टैक्स पेयर के एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है बैंकिंग कंपनी के पास। तो मान लीजिए एक करंट अकाउंट में आपने 15 लाख रुपया जमा किया है, दूसरे करंट
करंट अकाउंट में आपने 36 लाख रुपया कैश में जमा किया है तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है 50 लाख रुपये इससे ज़्यादा हो गया है तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है। तीसरा केस है जब जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं भेजी जाती है, वो है कि मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का एक ही करंट अकाउंट है और वो एक फाइनेंशियल ईयर में जो राशि उसमें जमा करता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो 50 लाख से कम है, यानी कि उसने 31 लाख रुपए जमा किया है और अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उसने फिर से 32,50,000 ही जमा किया है। तो यहाँ पे दोनों का टोटल नहीं किया जाता है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए देखा जाता है कि क्या उसने लिमिट को एक्सीड किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुई है, इसलिए ये जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं भेजी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक के काउंटर पे जाके कैश जमा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन होती है जहाँ पे कि आप जाके जमा कर देते हैं। तो भले ही आपने बैंक के काउंटर पे कैश जमा किया है अपने करंट बैंक अकाउंट में या फिर कैश डिपॉजिट मशीन के द्वारा करंट बैंक अकाउंट में कैश जमा हुआ है, यदि अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में इसकी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डिफरेंट मोड से अपने करंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, जैसे कि कैश से डिपॉजिट करता है या फिर अकाउंट पे चेक से, नेट बैंकिंग से, आरटीजीएस से, एनईएफटी से, यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा। तो इस केस में देखा जाएगा कि व्यक्ति ने कैश में कितना डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे कैश में जो डिपॉजिट किया गया है इस एग्जांपल में 26 लाख ही जमा किया गया है जो कि 50 लाख से कम है, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजी जाती है। तो इस प्रकार जो आपने अमाउंट यूपीआई, नेट बैंकिंग, अकाउंट पे चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी से जमा किया है उसे 50 लाख की लिमिट में नहीं कंसीडर किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि करंट बैंक अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए क्या रूल दिए गए हैं। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि आप सेविंग बैंक अकाउंट्स में कैश जमा करेंगे 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा तो उसके लिए ही रूल दिए गए हैं। कैश विड्रॉल के लिए रूल नहीं दिया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, लेकिन करंट बैंक अकाउंट के लिए रूल सख्त किए गए हैं। यदि आप कैश विड्रॉ करेंगे 50 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का तो उस केस में बैंक के द्वारा जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपको लिमिट कैसे चेक करनी है। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर का एक ही करंट बैंक अकाउंट है और वो उसमें से विड्रॉ करता है, भले ही आप एक ही बार में विड्रॉ कर लें या फिर आप डिफरेंट डेट पे विड्रॉ करें तो आपका जो टोटल है वो देखा जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए कि आपने कितना विड्रॉ किया है। यदि आपका जो विड्रॉ अमाउंट है कैश में जो आपने विड्रॉ किया है वो 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में इसकी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। यदि किसी टैक्स पेयर के एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है तो सभी करंट अकाउंट का जो टोटल है वो किया जाएगा कि उसमें कितना कैश विड्रॉल हुआ है। यदि वो अमाउंट 50 लाख रुपये उससे ज़्यादा हो गया है फाइनेंशियल ईयर में तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। आज की डेट में यदि आप 5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की सीसी लिमिट या ओडी लिमिट लेते हैं तो आपको एक ही बैंक के पास करंट अकाउंट मेंटेन करना होता है, दूसरे बैंक के पास आप सिर्फ कलेक्शन के लिए करंट अकाउंट रख सकते हैं, विड्रॉल के लिए नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो देखी जाती है। मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 34,50,000 विड्रॉ किया है कैश में और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 32,50,000, तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड कर गया है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को नहीं की जाएगी क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो लिमिट है वो अलग से देखी जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो कैश विड्रॉल है वो 50 लाख या उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को नहीं की जाएगी। तो अगला कंसेप्ट समझने से पहले आपको जानना जरूरी है कि यदि आप बियरर चेक देते हैं तो उसे भी कैश विड्रॉल ही माना जाता है। तो बियरर चेक होता क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो चेक दिया गया है ये व्यक्ति खुद जाके बैंक से ये अमाउंट कलेक्ट कर सकता है या फिर यहाँ पे और बियरर लिखा हुआ है या फिर जिस भी व्यक्ति के पास ये चेक होगा तो वो भी बैंक में जाके ये पैसा कलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का जाना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार के जो चेक होते हैं वो बियरर चेक होते हैं। यदि आपने इस प्रकार के चेक इशू किए हैं अपने करंट बैंक अकाउंट से तो वो जो पेमेंट की गई है वो भी कैश विड्रॉल ही मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप 2 लाइनें लगा के बीच में अकाउंट पे लिख दीजिए ताकि जो पैसा इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ही जाए, तो उस केस में अकाउंट पे ही चेक हो जाता है।
यदि कोई व्यक्ति कैश विड्रॉ करेगा, भले ही वो बैंक के काउंटर पे जाके करे या फिर बैंक की एटीएम मशीन से करे या फिर बेयरर चेक इशू करता है, तो उसे भी कैश विड्रॉल माना जाएगा। और यदि अमाउंट 50 लाख रुपए उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। यदि किसी व्यक्ति के पास करंट बैंक अकाउंट है, वो उसमें कैश डिपॉजिट भी करता है, कैश विड्रॉल भी करता है, तो 50 लाख रुपए की लिमिट कैसे देखी जाएगी? इस केस में देखा जाएगा कि क्या उसने जो कैश डिपॉजिट किया है वो 50 लाख रुपए उससे ज़्यादा है या फिर जो कैश विड्रॉल किया है वो 50 लाख रुपए फिर उससे ज़्यादा है। दोनों को टोटल करके नहीं देखा जाता है। जैसे कि आप अपनी एग्जांपल में देख सकते हैं, 33,50,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है, 32,50,000 निकाला गया है, तो टोटल जो है 50 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि जो कैश डिपॉजिट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो भी 50 लाख से कम है और जो कैश विड्रॉ किया गया है वो भी 50 लाख रुपए से कम है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है बैंक के द्वारा। यदि किसी टैक्स पेयर ने कैश डिपॉजिट कर दिया है 50 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी बैंक के द्वारा, भले ही उसका कैश विड्रॉल 50 लाख रुपये या उससे कम है। इसी प्रकार यदि किसी टैक्स पेयर ने 50 लाख रुपये से ज़्यादा अपने करंट बैंक अकाउंट से निकाल लिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इसकी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, भले ही उसका जो कैश डिपॉजिट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो 50 लाख रुपये या उससे कम है। यदि किसी व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी है, तो दोनों के लिए लिमिट अलग है। सेविंग अकाउंट में लिमिट है कि यदि आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। जबकि करंट अकाउंट के लिए रूल है कि यदि आप 50 लाख रुपये उससे ज़्यादा का जमा करेंगे कैश में, तो ही रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सेविंग अकाउंट का कैश डिपॉजिट और करंट अकाउंट का कैश डिपॉजिट दोनों का टोटल करके देखा जाता है। दोस्तों, दोनों के लिए जो लिमिट है वो अलग है, इसलिए अलग से रिपोर्टिंग की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक के द्वारा। यदि कोई टैक्स पेयर सेविंग अकाउंट से भी कैश विड्रॉ करता है और करंट बैंक अकाउंट से भी कैश विड्रॉ करता है, क्या दोनों की लिमिट को टोटल करके देखा जाता है? जी नहीं। सेविंग बैंक अकाउंट से आप यदि कैश निकालते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं की जाती है। कैश विड्रॉल के लिए लिमिट नहीं है इनकम टैक्स में रिपोर्ट करने के लिए। कैश डिपॉजिट के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की। लेकिन यदि आप करंट बैंक अकाउंट में से 50 लाख रुपए से ज़्यादा निकालते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यदि किसी व्यक्ति के जॉइंट बैंक अकाउंट है तो उस केस में बैंक के द्वारा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन दोनों व्यक्तियों के अकाउंट में रिपोर्ट होगी, यानी कि मिस्टर ए के अकाउंट में भी ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी इनकम टैक्स के पोर्टल पे और मिस्टर बी के अकाउंट में भी रिपोर्ट होगी। तो इस केस में आपको फीडबैक देनी होती है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। यदि आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यदि आप अपने बैंक से कैश निकालते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियम और भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बैंक से कैश निकाल के कहीं भी यूज़ कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने पैसा कहाँ पे यूज़ किया है। यदि आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में इसे आपकी इनकम मान लिया जाता है और इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स हाई रेट से लगाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसे ही आप कैश निकालते हैं बैंक से तो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न अब डाली गई है इनकम टैक्स में कि इसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस का मतलब है कि जैसे ही आप कैश में पैसा बैंक से निकाल लेंगे तो कुछ अमाउंट टैक्स का इसमें से काट के आपको बाकी पैसा दिया जाएगा और जो टीडीएस है, जो टैक्स आपका काटा गया है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ये पैसा या तो वापस मांग सकते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि यदि आप बैंक से कैश निकाल लेंगे तो टीडीएस जो है कैसे कटेगा। यदि आप बैंक से कैश निकालते हैं तो उस केस में देखा जाता है कि क्या आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट बैंक से कैश में निकाल सकते हैं बिना टैक्स कटे हुए। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आप कम अमाउंट ही बैंक से निकाल सकते हैं और यदि उससे ज़्यादा निकाल लेंगे तो आपका टीडीएस काटा जाता है। यदि आप पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि आपने जो कैश निकाला है वो यदि 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में 2% जो टीडीएस है, जो टैक्स है, वो काटा जाता है पूरे अमाउंट के ऊपर।
और बैलेंस अमाउंट आपको दे दिया जाता है। तो ये जो TDS कटा है इसका आप क्रेडिट क्लेम करेंगे जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 1 करोड़ की लिमिट है देखी जाती है वो सभी बैंक अकाउंट में से आपने जो पैसा निकाला है वो देखा जाता है, भले ही वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आपने जितना भी पैसा निकाला है उसे एग्रीगेट किया जाता है। यदि वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में पूरे अमाउंट के ऊपर 2% जो TDS है वो काटा जाता है बैंक के द्वारा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में देखा जाएगा कि आप कितना कैश जो है बैंक से निकाल रहे हैं। यदि आप 20 लाख से ज़्यादा का कैश निकाल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए तक निकाल रहे हैं, तो उस केस में डिफरेंट लिमिट है TDS काटने की। और यदि आप 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उस केस में डिफरेंट लिमिट है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ हम। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने जो कैश निकाला है सेविंग बैंक और करंट अकाउंट से दोनों का टोटल करें तो 20 लाख से ज़्यादा निकाला है। तो इस केस में देखा जाएगा कि क्या आपने पिछले 3 सालों में सभी सालों की रिटर्न फाइल की है पिछले 3 सालों की। तो यहाँ पे 22-23, 21-22 और 20-21 ये रिटर्न यदि टैक्स पेयर ने फाइल नहीं की है तो उस केस में यहाँ पे जो अमाउंट निकाला गया है कैश में उसके ऊपर 2% जो है TDS बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और जो अमाउंट बैंक से निकालते हैं कैश में वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यहाँ पे कैश निकाला है बैंक से, भले ही वो सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट हो, दोनों का टोटल करके देखा जाएगा और पिछले 3 साल की रिटर्न का स्टेटस देखा जाएगा। तो 22-23, 21-22 और 20-21 में आपने रिटर्न फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उस केस में यहाँ पे 5% जो TDS है पूरे अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो TDS का रेट है वो बढ़ जाता है और इसके साथ ही जो लिमिट है वो भी 20 लाख से ऊपर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में TDS तभी कटेगा जब आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश निकालेंगे और वो भी सिर्फ 2% ही कटेगा। लेकिन यदि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में 20 लाख से ऊपर निकाल लेंगे 1 करोड़ रुपए तक 2% कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर जो 5% आपका TDS काटा जाएगा। आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या बैंक ने आपके कैश विड्रॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को भेज दी है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप AIS पे यहाँ पे प्रेस करेंगे और जिसके बाद कि आपको नई विंडो पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको AIS पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल चूज कर सकते हैं जिसके लिए इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने कैश विड्रॉल किया है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी गई है, लेकिन ये जानकारी आपको सही से समझनी है। 20 लाख रुपए तक तो जो TDS है वो नहीं काटा जाता है, उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की जाती है। मान लीजिए व्यक्ति 26 लाख रुपए कैश निकालता है तो यहाँ पे जानकारी सिर्फ 6 लाख रुपए की आएगी। 20 लाख रुपए एडिशनल जो कैश निकाला है उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे व्यक्ति ने टोटल कैश 26 लाख का निकाला है क्योंकि उसने पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल नहीं की है। तो जो एडिशनल अमाउंट निकाला गया है 20 लाख से ज़्यादा उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की गई है, लेकिन जो TDS अमाउंट है वो पूरे अमाउंट के ऊपर कटेगा जो 26 लाख रुपया निकाला गया है। तो इस जानकारी को आपको ऐसे समझना है। तो अब इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करके पूछ सकता है कि भाई ये कैश जो निकाला गया है वो क्यों निकाला गया है और कहाँ पे यूज़ किया गया है। अब समझ लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब तक आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी जो है टैक्स से स्केप हुई है, बच गई है। जैसे कि यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम थी तो उस केस में डिफरेंट टाइम लिमिट है, यदि 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में डिफरेंट टाइम लिमिट है। तो मान लीजिए जो आपकी इनकम स्केप हो गई है टैक्स से वो 50 लाख से कम है, तो उस केस में यदि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है तो हम इसे असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं। तो असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 3 साल के अंदर कभी भी इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। तो यहाँ पे 31/3/2027 तक आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने जो कैश निकाला है या कैश जमा किया है उससे रिलेटेड जानकारी मांग सकता है। यदि इनकम टैक्स विभाग ये मानता है कि जो आपकी इनकम टैक्स से बच गई है वो 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा थी तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग के पास 10 साल होते हैं इनकम टैक्स का नोटिस जारी करने के लिए। तो मान लीजिए 22-23 में आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश बैंक में जमा किया था
और इससे रिलेटेड जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो तो हुआ 23-24 है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 के खत्म होने के बाद 10 साल के अंदर अंदर यानी कि 31/3/2034 तक इनकम टैक्स विभाग कभी भी नोटिस जारी कर आपसे जानकारी पूछ सकता है कि ये जो आपने कैश डिपॉजिट किया था उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने बैंक में कैश जमा किया है 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, या हमारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है बैंक में 40 लाख रुपया, तो हमें क्या इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? यदि आएगा तो हमें कितना इनकम टैक्स देना होगा? ये इस बात भी डिपेंड करेगा कि क्या आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है या नहीं, और अगर भरी है तो क्या वो सही से भरी है या नहीं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक बैंक में ट्रांजेक्शन की है। तो यहाँ पे आरटीजीएस के थ्रू पैसा आया है, बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, अकाउंट पे चेक के द्वारा आया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को बताना होगा कि जो पैसे की नेचर है वो क्या है। जैसे कि पहले सैलरी इनकम उसे आई है 3 लाख रुपए की, इसके अलावा उसे रेंटल इनकम आई है कैश में जो कि उसने बैंक में जाके जमा कर दी है। इसके अलावा उसने कुछ सेल की है, उसका पैसा उसका बैंक में आया है। इसके अलावा उसने कुछ शेयर सेल किए थे जिसका कि पैसा बैंक में आया है। उसने लोन दिया हुआ था किसी को जिस पे कि उसे इंटरेस्ट इनकम आया है। इसके अलावा उसके पास कॉमन सर्विस सेंटर है यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र है, तो कस्टमर ने पैसा बैंक में डाल दिया है और उसने कस्टमर के बिहार पे जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल टैक्स वो पे किए हैं। इसके अलावा उसने लोन लिया है किसी व्यक्ति से। तो क्या सभी के ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं दोस्तों, अब आपको इस इनकम को क्लासीफाई करना होगा। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सैलरी इनकम सैलरी हेड के अंतर्गत जाती है और हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत रेंटल इनकम आती है। जो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत आती हैं। जो अपने शेयर सेल किए हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन निकाला जाता है और इंटरेस्ट इनकम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती है। जो अपने लोन लिया है वो टैक्सेबल नहीं होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे अब टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा ये दोस्तों कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हर हेड के लिए रूल अलग है। सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, रेंटल इनकम में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अमाउंट में से, शेयर में आप कॉस्ट उसकी लेस करेंगे, उसके बाद कैपिटल गेन निकालेंगे। इसी प्रकार हर हेड के लिए रूल दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न सही से नहीं भरी तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है। इसके अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में सेविंग और करंट बैंक अकाउंट में टोटल 41 लाख रुपया जमा कर दिया है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि व्यक्ति बिजनेस क्या करता है। यदि वो सर्विसेज देता है और उसकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उससे जीएसटी नंबर लेना होता है। और यदि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई करता है तो उस केस में उसके लिए मैंडेटरी है कि वो पहले जीएसटी नंबर ले, उसके बाद ही अपनी गुड्स की सेल करे। इसके अलावा यदि वो विद इन द स्टेट सेल करता है, मान लीजिए पंजाब में ही सेल कर रहा है, तो 40 लाख रुपए तक गुड्स की सेल कर सकता है। तो इसके लिए डिफरेंट टर्नओवर हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि यदि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन्ड रहती है, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, कैश विड्रॉल हो, बैंक के द्वारा आपने ट्रांसफ़र किया हो, तो यदि कोई भी ट्रांजैक्शन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स विभाग को तो उसे आपकी इनकम मान लिया जाएगा और हाई रेट से टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न भी लॉन्च की जा सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो टर्नओवर है जो आपने जीएसटी में दिखाई है, जो इनकम टैक्स में दिखाई है, वो मैच करती हो। यदि वो मैच नहीं करती है तो आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि वो मैच क्यों नहीं करती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ही इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के यहाँ पे सर्च कंडक्ट की गई है जिसने कि आपसे माल खरीदा था या आपको माल बेचा है, तो यदि उसका केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च में उठाया है तो उस केस में आपको भी नोटिस जारी किया जाता है कि आप भी इन ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करें कि आपने इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे ट्रीट किया है। तो उस केस में भी आपके ऊपर जो है एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल करनी है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका करंट बैंक अकाउंट आपको बचा भी सकता है यदि आप अपनी रिटर्न को सही से फाइल करते हैं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, और आपको मुसीबत में डाल भी सकता है यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही से फाइल नहीं की है या फिर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सही मेंटेन नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट अपने संभाल के नहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।